ये देखिए, इसके अलावा एक्साइज का भी है जो मैं दौड़ निकाला हुआ हूँ, एक्साइज कांस्टेबल का देख लीजिए। सरकार नहीं बताती है बेरोजगारी सर। कि अभी सपने में ना फूलो झानू और सिद्धू कानू आ रहे हैं तीर लेकर के लड़ाई करने के लिए, ऐसा लगता है। बट मेरा क्वेश्चन है जेएसएससी से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और झारखंड सरकार से भी क्वेश्चन है कि जब बच्चे का नंबर दिया जा रहा तो आपके पास रो मार्क्स भी होगा और विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी होगा, तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? रघुवर दास के कार्यकाल में पहली बार वैकेंसी आई, उसके बाद मैंने इस एग्जाम को फॉर्म किए और रघुवर दास की सरकार ने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई। 28 जनवरी 2024 को प्री होता है, सीजीएल का पेपर लीक होता है, रद्द होता है एग्जाम, आपको फिर मौका मिलता है उसी साल एग्जाम करवाने के लिए, आप फिर वही गलती करते हैं और आप मानते नहीं हैं। हम लोग हमेशा जो भी आंदोलन किए शांतिपूर्ण किए हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता ही हो सके उन लोग जान के ऐसा करके ताकि लोग आंदोलन टूट जाए और ये धरा का धरा रह जाए। ये आपको कैसे पता कि अगर वहाँ कोई आया था तो जेएमएम का ही कार्यकर्ता? मेस का 2700 से 3000 मेस का लग जाता है, लाइब्रेरी का 1000 खर्चा हो जाता है। अगर एक आदमी नॉर्मल रांची में रहे तो उसका 7 से 8 हज़ार महीने में खर्चा हो जाता है, अगर कुछ खाए पिए नहीं तब। फ्री बिजली, फ्री पानी, बेरोजगारी भत्ता, हम लोग पे कर लेंगे। हम लोग को मैया सामान योजना नहीं चाहिए, ना गोगो दीदी, हम भैया लोग को सिर्फ नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सर जब आप रोजगार देते हैं, नौकरी बोल के सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गारंटी होती है हर चीज़ की। आपकी पेंशन की गारंटी होती है, सिक्योरमेंट की गारंटी होती है, हेल्थ की गारंटी होती है। 100 रोजगार आप कहीं भी प्राइवेट में आप लगवा दिए। झारखंड बहुत लेट से बना है सर, हम लोग का विकास कभी हुआ नहीं क्योंकि वो बिहार में लगा हुआ था। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं युवा एकदम माइंड में सेट बैठा लिए हैं, कोई नहीं देगा वोट। बापू की स्वराज की परिकल्पना में जो मजबूत स्तंभ थे उसमें से एक स्तंभ युवा भी रहे हैं। युवा राष्ट्र निर्माण में सहायक होते हैं। रोज़गार और अच्छी शिक्षा उनकी ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को हम टटोलते हैं समय समय पर। जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो और मजबूती से टटोलते हैं। इस समय चुनाव है झारखंड में। हम झारखंड के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर निकले हुए हैं। इस समय चुनाव यात्रा पहुंची हुई है रांची, प्रदेश की राजधानी में, और राजधानी पहुंचते ही सबसे पहले हमने युवाओं के मुद्दे पर बात करना मुनासिब समझा। लल्लन टॉप की टीम यहाँ आई तो कई युवा साथी जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे मिलने आए, अपनी बात रखेंगे, जानेंगे कि प्रदेश में इस समय रोजगार की, शिक्षा की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? रतन लाल। आपका? प्रसेंजित कुमार। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग छात्र हैं भैया, और 24 साल क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जेएसएससी की तैयारी करते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अभी आखिरी प्रतियोगी परीक्षा आपने कौन सी दी थी और कब दी थी? जेएसएससी सीजीएल दिया था, 1 महीने पहले हमने दिया था, जिसका पेपर लीक का खबर है। हम लोग उसका एविडेंस भी जमा किए हैं, लेकिन सरकार इसको रद्द करने के मूड में नहीं है। हम लोग कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसके पहले आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के? मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से। और यहाँ रांची में कब से हैं? रांची में विगत 7 वर्षों से मैं यहीं पे हूँ और तैयारी करता हूँ लाइब्रेरी में बैठ करके। कौन सी लाइब्रेरी? स्टेट लाइब्रेरी। यहाँ पे 2 बड़ी लाइब्रेरी है ना, एक स्टेट लाइब्रेरी, एक सेंट्रल लाइब्रेरी। और क्या कोचिंग वगैरह भी इनके आसपास ही है क्या? तो उस हिसाब से लाइब्रेरी में लोग पहुँचते होंगे। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो मतलब सुविधाएं हैं जो है, और ये लाइब्रेरी थोड़ी सस्ती है। यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जो गाँव से यहाँ पे आते हैं, 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये इस चलते यहाँ पे बैठते हैं, अपने भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में आगे बढ़े ये लोग। मगर यहाँ की जो सरकार है विगत 5 साल से, जैसे कि मेरा उम्र 27 साल था पहले, अभी 32 के हो गए हैं। आपने कौन सी परीक्षा दी है? जैसे सीजीएल की दी थी मैंने। जरा 1-2 परीक्षा, अगर आपने एक से ज़्यादा भी परीक्षा दी है तो भी आप बता सकते हैं ये परीक्षा दी थी, इससे पहले वो दी है, बताइए। इससे पहले मैंने जेपीएससी की दी थी, पीटी क्लियर किया, मेंस अभी जो रिजल्ट बाकी है। तो ये सरकार में ये रिजल्ट भी लटक गई है और हम लोग का भविष्य भी लटक गया है। और इसके बाद हमने दी थी जैसे सीजीएल की, उसका मामला तो पेपर लीक के चला गया है, तो उसमें भी हम लोग का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। अच्छा, आप कहाँ से? हम रांची से ही हैं। घर में कौन कौन है? हम हैं, मम्मी हैं, पापा है, भाई है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और भाई? भाई अभी छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, उसी से हम लोग घर चलता है। और आपकी अभी तक शिक्षा कितनी है, मतलब कब से आप तैयारी कर रहे हैं, इंटर के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद से? जैसे कि मेरा बीएससी है, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू किया। मेनली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करता था, फिर उधर नहीं हुआ तो फिर मूव कर गया इधर स्टेट में। सेंट्रल के कौन कौन से एग्ज़ाम दिए? मैंने एनटीपीसी का मेंस तक दिया था, फिर मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ। एसएससी दिया था तो उसमें भी क्लियर नहीं हो पाया, फिर इधर मूव किया, तो अभी मामला तो लटक ही गया है। अभी देखते हैं क्या होता है।
सरकार का भी दावा है, दोनों सरकारों का, मतलब आपके यहाँ जो झामुमो की सरकार है, उनका जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उनका दावा है कि अगर वो आए तो 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। और मैनिफेस्टो सामने वालों के भी हैं, उन्होंने भी 5 लाख से ज़्यादा रोजगार का वादा किया है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग, कई लोग आप में से बता रहे हैं कि आप कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने एक से ज़्यादा सरकारें देखी हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं, इसके बाद जिसका भी जो पक्ष हो वो रखता रहे। माइक आप तक पहुँचने का इंतज़ार मत करिएगा, आप आ जाइएगा। मुझे ये बताइए कि 5 साल और उसके पहले के 5 साल, जिसने भी जो लंबे समय से परीक्षा है, वो जरा एक तुलनात्मक अध्ययन मुझे बताए कि इस इधर 5 साल को लेकर तो आप लोग एक मोटा माटी तर्क अभी दे चुके हैं, उस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले के 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर क्या स्थिति थी? जी क्या आप क्या तैयारी कर रहे हैं या कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? जी, हम मास्टर्स के बाद में हम बीएड किए। बीएड करने के बाद में हम टीचर की तैयारी कर रहे थे। कहाँ से बीएड किया आपने? हम यहीं रांची यूनिवर्सिटी से बीएड किए हुए हैं। कॉलेज कौन सा था? कॉलेज एन सनातन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था जी, ये पिठोरिया में है जी। उसके बाद में हमने मास्टर्स की तैयारी करना शुरू की है। उसके बाद में हम पीजीटी का एग्ज़ाम दिया। पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट रहा, जिसमें से मेरा अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी हमको डीवी में नहीं बुलाया गया। इसमें ये पता चला है कि एक बोकारो में श्रेया डिजिटल है, उसमें श्रेया डिजिटल में एक ही सेंटर से 76 लोग फिजिक्स से क्वालिफाई किए हैं, और फिजिक्स में शामिल होने वाले लगभग 7000 बच्चे थे, जिसमें 7000 बच्चों को एग्ज़ाम लेने में इनको 3 दिन का टाइम लग गया। 3 दिन क्यों टाइम लगा भाई? जबकि आप 4 जगह सेंटर बनाया, 4 सिटी में सेंटर बनाया, और 4 सिटी में सेंटर होने के बावजूद आप 7000 बच्चों का एग्ज़ाम लेने में आपको 3 दिन का टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों? और एक ही सेंटर से टॉप 50 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं फिजिक्स में, टॉप 50 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जी। तो ये आरोप है आपका कि अभी ये सारे आरोप हैं जो तमाम युवा लगा रहे हैं, तमाम छात्र लगा रहे हैं, उसमें से एक आरोप ये भी है कि एक सेंटर है और वहीं से तमाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो इसके आधार पर ये आरोप है कि उस सेंटर में क्या कुछ मैनिपुलेशन किया गया, इस तरह के आरोप हैं। और तमाम अन्य भी परीक्षाओं को लेकर, अभी नीट की भी परीक्षा हुई थी, हालांकि वो सेंट्रल एजेंसी कराती है, लेकिन उसको भी लेकर ये अलग अलग कुछ राज्यों में आरोप लगे थे कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ से बहुतायत में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। क्या आप में से और कोई है जिसने अपनी परीक्षा में किसी भी तरह की अनुशासन भंग का सामना करा हो? जेएसएससी पे भी विस्तार से बात करेंगे, बताइए देखिए, क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं तो जेएसएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ, एक्साइज का भी मैंने दौड़ निकाल रखा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, आपने पूछा कि ये विगत जो सरकार थी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मैं बता दे रहा हूँ कि इससे पहले 2019 से पहले रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने जेपीएससी और सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं कराने की वजह से उनको हम लोग सत्ता से हटाने का काम किया था। हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हम सत्ता पे आते ही 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, नौकरी नहीं हो सकेगा तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5000 7000 रुपये। रघुवर दास की सरकार में जेएसएससी नहीं हुआ था, सीजीएल नहीं हुआ, जेएसएससी का एग्जाम, वही सीजीएल नहीं हुआ, तो इसलिए हम उनको हटाने का काम किया था, हम ही लोग जो छात्र हैं। लेकिन और उसके बाद हम लोग हेमंत सोरेन जी का सरकार भी लाए, उन्होंने वादा भी किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे हर सालाना। लेकिन वो सब तो छोड़िए, जो एग्ज़ाम उन्होंने कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो ग्रेजुएट कॉमन एग्ज़ाम एक सीजीएल हुआ, वो जनवरी में भी पेपर लीक हुआ और अभी भी पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार और आयोग इसको मानने के लिए मान नहीं रही है। और एक्साइज का एक दौड़ हुआ, वो भी दौड़ के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। दौड़ में भी हमारे झारखंड से करीब 20 जो है साथी, हाँ, तो इसमें शहीद हो गए। तो ये जो सरकार है, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ जो झारखंड में हुआ, हर एग्ज़ाम में आरोप है पेपर लीक का, चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, आईटीआई हो, कोई भी स्टूडेंट है, क्योंकि एक ही सेंटर से बहुत सारे छात्रों का एग्जाम हो जा रहा है। तो ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सरकार युवा के लिए जो है सरकार पूरी तरीके से फेल रही और छात्र जो है परेशान रहे, बेरोजगार रहे। मृत्यु सबकी दुखद है, लेकिन शहीद शब्द का इस्तेमाल हम थोड़े संयम के साथ करेंगे। क्या कह रहे थे आप? मैंने ये बोला कि आपका जो क्वेश्चन था, विस्तार से बताइए, आप लोग की क्या समस्याएं हैं, आपके घर में क्या है, किन स्थितियों में आप तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ा क्रमानुसार। हमारा घर का परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, नाजुक है। 2014 में नाम भी? मेरा नाम रतनलाल है। मैं रांची डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। गांव का नाम जामुदाग, सोनातू प्रखंड के एक जामुदाग गांव से मैं बिलोंग करता हूं। उम्र मेरी 28 ईयर्स। शिक्षा बीएससी मैथ ऑनर्स। कहाँ से? रांची यूनिवर्सिटी। और अभी कितने साल से थे? कब ग्रेजुएशन का पूरा हो गया था? ग्रेजुएशन मेरा 2017 को पूरा हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ आर्थिक परिस्थिति ख़राब होने की वजह से मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी दिया। मैं डायरेक्टली में सेंट्रल लेवल का जॉब करता था। मैंने बहुत सारे बार मेंस निकाला, बट कुछ नंबर से मैं चूक गया। तो मैंने जब 2019 पे रघुवर दास के कार्यकाल में पहली बार
वैकेंसी आई, उसके बाद मैंने इस एग्ज़ाम को फॉर्म किए और रघुवर दास की सरकार ने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई। तो मैंने उस सरकार में भी सरकार के विरोध किया था। हमारे साथ जो अन्याय हुआ था, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होने के बाद वे एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाई। मेरी सरकार आएगी तो हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। हम लोग सरकार को एकदम जो विरोध किए थे, हम लोग सरकार नहीं लाना चाहते थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं, वे बोले कि मेरी सरकार आएगी तो हम एग्ज़ाम लेंगे और 5 लाख जॉब देंगे, ग्रेजुएट को 5,000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। यदि मैं नहीं दे पाता हूँ तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। उनका वादा तीनों में फुल एंड फिल कोई भी नहीं हुआ। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, तो क्या 5 लाख पूरा नहीं करने के बावजूद आप एक जो नया मैनिफेस्टो लाए हैं, क्या 10 लाख देने में आप सक्षम हैं? तो झूठी प्रलोभन, झूठी मैनिफेस्टो नहीं चलेगा। और हम लोग एक शपथ लिए हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी दुख दशा को कौन समझेगी? हमारी मम्मी है घर में, हमारे पापा हैं, हम लोग एक किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? 2 बार पेपर लीक हुई। आज तक कोई ऐसा स्टेट हुआ कि लगातार 2 बार पेपर लीक होती है? और पेपर लीक भी साजिश के तहत किया गया है। पेपर लीक भी साजिश का। नेट बंद, कौन सा ऐसा स्टेट है जो नेट बंद करके पेपर, कितने बच्चे एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाए, अदर स्टेट से आए हुए थे, वह भी एग्जाम नहीं दे पाए। ये साजिश के तहत ये पेपर लीक को किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग आवाज़ उठाएं मीडिया से, जेएसएससी का घेराव करने के बावजूद भी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग की दर्द को नहीं समझे। आज हम लोग माननीय जो हम लोग को बैठाए, जॉब देने के वादे पे आई थी, आज उनको मैं दर्द सुना के थक गया हूँ। आज हम लोग एक कैंपेन भी चलाएं, सब 81 एमएलए से हम लोग थक चुके हैं। प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, माननीय जो मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मिनिस्टर हैं, सबके घर घर जाके हम लोग थक गए कि इसको एटलीस्ट कीजिए कुछ। हम लोग का हक को मत मारिए, इतना न्याय। हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हमारी हक को ना मारा जाए। नहीं सुने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये फेयर एग्जाम हुआ है और ऐसा किए हैं। हम फेयर, कहाँ की फेयर? आप फेयर एग्जाम किए थे, एक बार सीबीआई जांच करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आप उसके बाद ज्वाइनिंग दीजिए मुझे कोई। इसीलिए हम लोग कोर्ट का भी दरवाज़ा खटकाए हैं और कोर्ट ने भी एक हियरिंग हो चुकी है। सेकंड हियरिंग हम लोग के दिसंबर महीना में। हर स्थानीय प्रतिनिधि से मिले, अलग अलग। मेरा सिल्ली विधानसभा पड़ता है, मैं माननीय जो हमारे सिटिंग एमएलए हैं सुदेश कुमार महतो जी से भी मिले, उनके तक भी आवाज़ किए। सीपी सिंह से भी मिले, रामेश्वर उरांव सर से भी मिले। और सुदेश महतो आजसू से विधायक हैं, एनडीए का गठबंधन दल है। रामेश्वर उरांव यहाँ पर मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। और तीसरा नाम आपने क्या लिया? हमारे चंपई सोरेन जी से भी मिले हम लोग। उनके चंपई सोरेन जो 3-4 महीने पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी में थे, दशकों से उस पार्टी में रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, और अभी कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी छोड़कर तमाम विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारे मुद्दे, सीजीएल के मुद्दे पे, जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। झूठी प्रलोभन दे के आती है सरकारें, आ रही है सरकारें, जा रही है, और हम लोग बेरोजगार के ऊपर बेरोजगार हो रहे हैं। आज इसलिए हम लोग एक कैंपेन भी चलाएं, वोट फॉर चेंज, जुआ जागरूकता अभियान। हम लोग ऑलमोस्ट 17 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। और आप लोग, हमारे मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स स्वरूप हैं, कि इस बार सड़क से लेके सदन तक आप लोग देखिए, सब कुछ होती है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे आती है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे कोई। इसलिए आप लोग अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करें, रोजगार के मुद्दे पे वोट करें, और सरकार को बताएं कि मेरे बच्चों का हक को जो मारा जाएगा, मैं उनको कभी पसंद नहीं करूंगा। जो हमारे बच्चे को हक को मारा जाएगा, मैं उनको उखाड़ के फेंकूंगा। ये हमारे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग नहीं है। हमारे हक को क्यों माना जा रहा है? जिसको मैंने चुना, आज वही मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे। हम लोग कहाँ जाए? इसलिए हम लोग अब जो वोट, एक बटन, 5 साल में एक बार वोट आती है, एक बटन का ताकत बहुत होता है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार भी एक बटन का ताकत को दिखा चुके हैं, और इस बार भी हम लोग बटन का ताकत दिखा देंगे। सर जेएसएससी सीजीएल अगर देखा जाए ना, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मेरा सवाल समझ गया। नंबर 1, सरकार और उसके रोजगार के दावे, वो हमेशा एक मूल्यांकन का मसला होते हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार परिवर्तन से रोजगार की समस्या हल हो जाएगी? ठीक। दूसरा सवाल कि सरकार के जो दावे हैं कि हमने रोजगार दिए हैं, हर सरकार दावे करती है, आप लोग के यहाँ जो सरकार है उनके भी अपने दावे हैं। और तीसरा सवाल कि राष्ट्रीय स्तर पे जो जांच एजेंसियाँ, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियाँ, जैसे एनटीए जो नीट की परीक्षा कराती है ना, तो उनकी कार्यशैली को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? एक एक करके बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मूल्यांकन की बात, ठीक है सर, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उनका बस सीधा सा कहना रहता है कि हम इतना जॉब देंगे, 10 लाख 20 लाख जो भी उनका अपना आंकड़ा है। उसमें सरकारी नौकरियां कितनी, या फिर रोज़गार, या फिर उसको 100 रोज़गार बता दिया जाता है कि हमने रोज़गार दिया। सर, रोज़गार और 100 रोज़गार में बहुत फ़र्क है। आपके पास क्या फ़र्क है, समझाइए।
सर जब आप रोज़गार देते हैं नौकरी बोल के, सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गारंटी होती है हर चीज़ की। आपकी पेंशन की गारंटी होती है, सिक्योरमेंट की गारंटी होती है, हेल्थ की गारंटी होती है। 100 रोज़गार आप कहीं भी प्राइवेट में आप लगवा दिए, एक रोज़गार मेरा लगवाएं और वहाँ पे 10,000 5,000 में रोज़गार बांट दिए, वो यहाँ से उठकर वो कंपनी उसको तमिलनाडु लेके जाएगा, कोई केरला लेके जाएगा, वो बेचारा वहाँ खट रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता। आपके पास वैकेंट है सीट्स, सरकारी खेमा खाली है, तो आप उसे भरना क्यों नहीं चाहते हैं? आपके पास समय है। अच्छा, सरकार बोलती है कि जो है हम जेल चले गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपको 2 बार मौका मिला। 28 जनवरी 2024 को प्री होता है, सीजीएल का पेपर लीक होता है, रद्द होता है एग्ज़ाम, आपको फिर मौका मिलता है उसी साल एग्ज़ाम करवाने के लिए, आप फिर वही गलती करते हैं और आप मानते नहीं हैं। तो गलती आपकी है ना सर, आपको तो मौका मिला, आप नहीं बोल सकते कि हम सिटिंग एरिया में थे, हमको ये जेल भेज दिया, ये कर दिया। अच्छा, दूसरा सवाल भी मेरा कि क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि सरकार बदलने से ये सारी पेपर लीक की समस्या, कम नौकरियां आने की समस्या, नौकरी में या परीक्षाओं में धांधलियों की समस्या, बैकडोर से एंट्री की समस्या, ये सारी समस्या का एक ही समाधान है सरकार का बदलना? क्या ऐसा आप लोग को लगता है? बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरह की परिस्थिति है इसको आपको समझना पड़ेगा। सत्ता यहाँ जो डेमोग्राफी है यहाँ पे वो, और यहाँ पे अवेयरनेस छात्रों में नहीं है पॉलिटिक्स के प्रति। तो अभी चुनावी वर्ष भी है, तो हमें समझना पड़ेगा सरकार इतनी आसानी से जुमलेबाजी जो कर पाती है 5 लाख 7 लाख 6 लाख, वो इसलिए कर पाती है चूँकि हम लोग राजनीति में ज़्यादा रुझान रखते नहीं है, सीधे साधे गांव मजदूर के बच्चे हैं, तो सरकार इसका फ़ायदा उठाती है। आपने जो पूछा था कि कोरोना आ गया और सेकी गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट में नहीं था, बिहार में सेंटर में नहीं था, तो इनके लिए हो गया। ये इसलिए ना चूँकि भोली भाली जनता इसको, मैं बताता हूँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश में आरओ पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक, राजस्थान, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बैक टू बैक पेपर लीक, इतने पेपर लीक कि उनकी सरकार के ही एक अहम पुर्जे, उनकी मशीनरी के, स्टेट मशीनरी के एक अहम पुर्जे सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर, अशोक गहलोत की सरकार पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में जब ये पेपर लीक हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तमाम जो ज़िला स्तर पर भी पद भरे जाने थे उसमें भी पेपर लीक हुए। इसके अलावा और किसी सरकार का नाम लीजिए। ऐसा हुआ था छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? मतलब मैंने आपको अलग अलग पार्टियों की जहाँ सरकारें हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, और केंद्र सरकार, नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, बैक टू बैक सुनवाई हुई, री नीट, #री-नीट, ये ट्विटर पर ना जाने कितने दिनों तक ट्रेंड होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया, तमाम PIL लगी, और ये सारा, और ये कराता कौन है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। बताइए। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा था कि वहाँ CGPSC का एग्जाम हुआ था पिछले गवर्नमेंट में, मतलब जो अभी भाजपा गवर्नमेंट आई उससे पहले। टोटल 42 सीट था और 39 सीट से एक ही कैंप, इससे मतलब क्या बोले उसका, सेंटर से 39 लोग का सिलेक्शन होता है। और उसमें कौन कौन होता है? वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, कोई मंत्री विधायक था, उनकी बहू की भतीजी, उनका दामाद, इस तरह से 39 सीट का भरा गया था। सोचिए, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम बनता है कि एक ही सेंटर से 39 लोग का सिलेक्शन हो रहा है 42 में? तो सरकार तो हर एक जगह वैसा ही कर रहा है। और रहा बात झारखंड का, तो झारखंड सरकार कर क्या रही है? आप किसी भी स्कीम का बात कर लीजिए। मैंने जो आप लोग एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हो, बहुत गंभीर मुद्दा है, जांच का मसला है कि एक ही सेंटर से एक से बहुत आयत सिलेक्शन होना, एक से अधिक सिलेक्शन तो अलग बात है, बहुत सिलेक्शन होना, तो ये अलग अलग राज्यों के, तमाम राज्यों में समस्या है। झारखंड में आपने बताया बोकारो का सेंटर है ना। इसके अलावा जब नीट की परीक्षा हुई थी तो गुजरात के भी एक सेंटर पर यह आरोप लगा था कि वहाँ के एक सेंटर से कई सारे कैंडिडेट्स निकले हैं जो क्वालिफाई किए हैं। तो ये ऐसी समस्या है जो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। कोई सरकार इस दामन से अपना, इस दाग से अपना दामन पाक साफ निकाल नहीं सकती। बताइए। सिवा इन्फोटेक यहाँ बूटी मोड़ से आगे रांची में ही है, वहाँ JEE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रंगे हाथ पकड़े गए थे, तब जा करके वहाँ के एग्ज़ाम को कैंसिल करा करके फिर दोबारा उन लोगों का एग्ज़ाम लिया गया था जो उस सेंटर में, वहाँ सब एक दूसरे का हेल्प लेकर के एग्ज़ाम लिख रहे थे। ये कैसा JSSC एग्ज़ाम लेती है? ऐसा माना जा सकता है अभी के दौर में कि JSSC इस पूरे इंडिया में सबसे करप्ट एक कमीशन है, एजेंसी बन चुका है JSSC और JPSC। जो चलिए, छात्रों का आरोप और गुस्सा है। एक बात और मुझे अब बताइए कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, आपने बोला कि और जगह भी स्टेट में पेपर लीक होता है, यहाँ भी होता है, तो मैं बताता रहा हूँ, पेपर लीक होता है तो बहुत सारा स्टेट में रद्द भी किया जाए, लेकिन यहाँ जो पेपर लीक होता है इसको जल्दी सरकार, इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करता है। कई स्टेट में ऐसा नहीं होता होगा, और रद्द कराने के लिए भी आंदोलन। कब आंदोलन किया आप लोग?
हम लोगों ने जैसे सीजीएल का एक जनवरी में एग्जाम हुआ था उसको कराने के लिए आंदोलन किया और अभी भी एग्जाम कराने के लिए आंदोलन हुआ था। उससे पहले में तो कोई भी एग्जाम ऐसे यहाँ नहीं होता बिना आंदोलन का। आंदोलन भी एग्जाम कराने के लिए होता है, रद्द कराने के लिए। लेकिन एक आप लोग ने जो अपना प्रोटेस्ट करा, अपनी बात रखी, और ये जो बापू वाटिका है यहाँ भी आप लोगों ने अक्टूबर में कितने 10 से ज़्यादा दिन 2 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक हम लोग कंटिन्यू दिन और रात इस स्थल पे हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। कम से कम पर डे 100 छात्र ऐसे रहते थे जो रात और दिन यहाँ गुजारते थे। लेकिन एक आप लोग के इस प्रोटेस्ट पर एक आरोप ये है कि आप लोग ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान जेएसएससी के जो मुखिया हैं उनकी गाड़ी से तोड़फोड़ की, जिसके बाद कुछ छात्रों पर केस भी दर्ज हुआ। तो क्या प्रोटेस्ट को हिंसक करना, ये तो थोड़ा समझदारी नहीं जान पड़ती। इस पे हम बताना चाहेंगे, देखिए हमारे बीच क्या होता है, बहुत सारे छात्र आए हुए थे। कुछ जो होते हैं वो उग्र करने के लिए आते हैं। ये हम जैसे पढ़ने वाले छात्र कभी इस तरह का नहीं करते और हम लोग कभी भी इस चीज़ का बढ़ावा भी नहीं देते। हम लोग हमेशा जो भी आंदोलन किए शांतिपूर्ण किए हैं और इस प्रकार का नहीं हुआ है। कुछ और लड़के के द्वारा किया जाता है, कोई बाहर से जो कहीं पार्टी उटी के रहते हैं, शायद उसी के कार्यकर्ता ही हो सके, जेएमएम के कार्यकर्ता ही हो सके, उन लोग जान के ऐसा करके ताकि ये लोग आंदोलन टूट जाए और ये धरा का धरा रह जाए। ये आपको कैसे पता कि अगर वहाँ कोई आया था तो जेएमएम का ही कार्यकर्ता? अगर मेरा कहना है तो जो लोग भी आपके पास सारा है सीसीटीवी, उन लोग को पकड़िए ना, कि जैसे अगर जो आगे छात्र है आप उस पर केस किसी और पे होता है। मैं ये कह रहा हूँ दोस्त, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आगे परीक्षा दोगे, ये आरोप आप किस आधार पर लगा रहे हो? कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ अगर प्रोटेस्ट में हिंसा हुई। आप लोग की आवाज़ बहुत ऊपर तक बुलंद रहनी चाहिए, है ना, इसीलिए हम लोग आपके बीच आए। लेकिन ये जो आप आरोप लगा रहे हो कि कुछ लोग आ गए जो जेएमएम के एक पार्टी विशेष का आप नाम लेके, तो ये आपको जानकारी कहाँ से? ये इसलिए मिले कभी बता दे रहे जैसे। और अगर ये जानकारी थी तो आपने शिकायत कहीं दर्ज? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग देखिए ये देखे नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता, जैसे सीजीएल का छात्र जो है रिजल्ट नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हुआ अभी जो जेएमएम हेमंत सोरेन जिनसे कुछ कार्यकर्ता उनका पूरा पर्दाफाश हो गया। अभी मैं बता दूँ कौन कौन कार्यकर्ता उनसे मिलने गए और छात्र कह कि रिजल्ट चाहिए सीजीएल, जो लोग कभी कोई एग्जाम जैसे कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं, लेकिन वो जो छात्र है पूरे झारखंड में पब्लिश हुआ था कि उनके कार्यकर्ता गए थे जैसे सीजीएल का रिजल्ट का मांग करने। एक मैं बताना वहाँ स्टूडेंट थे। जैसे अभी कुछ दिन जैसे हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए थे 2 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक बैठे हुए थे यहाँ धरना पे। उसी बीच में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए सीएम आवास में गए हुए थे लगभग 30-40 ऐसे स्टूडेंट थे। और वैसे स्टूडेंट थे जिनके पास एडमिट कार्ड भी नहीं था, कोई जेएमएम के कार्यकर्ता थे। आप लोग के पास एडमिट कार्ड है? जी बिल्कुल। जरा दिखाइए कोई 1-2 लोग एडमिट कार्ड। तब तक मैं सत्ता परिवर्तन ये एक है, हम लोग रात यहाँ गुजारे थे, उनका एक ये हम लोग यहाँ जब हम लोग धरना पे बैठे हुए थे तो उस दरमियान हम लोग रात भी यहाँ गुजारे हैं। उनका ये एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड दिखाते हैं। और सर आप एक बात पूछे कि रुकिए, एडमिट कार्ड पहले बताइए कौन से साल की परीक्षा है, कौन सी? विजय थोड़ा एडमिट कार्ड दिखाना। ये 2023 जेएसएससी सीजीएल जो चल रहा है, हम लोग 24 में दिए, उसका एडमिट कार्ड है ये, ठीक है। ये देखिए, इसके अलावा एक्साइज का भी है जो मैं दौड़ निकाला हुआ हूँ, एक्साइज कांस्टेबल का देख लीजिए, एक एक करके दिखा। एक्साइज कांस्टेबल के इसके बारे में मैं आप लोग की बात पुरजोर। इसके मैं 1-2 मिनट रखना चाहूँगा इस पे। एक्साइज कांस्टेबल जो आपके पास भी मैं रात को 11 बजे लाइन में लगा, जो दिन का 11 बजे मैं दौड़ा, उसमें से हमारे 20 साथी की जान चली गई, हम ही लोग के बीच। इस मुद्दे पे आ रहे हैं, इस पे अभी विस्तार से बात करेंगे, आप ही से शुरू करेंगे। आप क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। जी देखिए, जैसे सीजीएल का आप एडमिट कार्ड दिखाने बोले थे, एक्चुअली में हम ही लोग कैंडिडेट हैं जो हम लोग लिखने गए थे जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, ठीक है। और जो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जो गए हुए थे छात्र, 90% बता दे रहे हैं आपको। 9-10 का लड़का लोग को बुलाया गया था, इसीलिए देखिए आप लोग की बात अब ऑथेंटिक हो जाएगी। एडमिट कार्ड ये सीजीएल एग्जाम का, जेपीएससी का है ये जेपीएससी का है। देखिए मैं दिया था, देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे जितने भी ये कौन सी परीक्षा का है? वही जेएसएससी सीजीएल है। कैमरे में दिखाइए। आपने कब परीक्षा कहाँ से देने आए थे? होम टाउन कहाँ है आपका? एक्चुअली मेरा कोडरमा होम टाउन है और मैं रांची में रह के रांची में कब से रह के तैयारी कर रहे हैं? लगभग 8 साल हो गया। और मतलब आप सब लोग एक ही कोचिंग या आसपास की कोचिंग से ही अलग अलग से? और वहाँ कोडरमा में घर पे कौन कौन है? मेरे सारे माता पिता और सभी फैमिली है, फुल फैमिली। हम यहाँ पे रह के स्पेशल रूम लेके तैयारी कर रहे हैं। रूम जो लोग बाहर से आके यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जरा 2 मिनट वो आए, सब हर एक मुद्दे पे बात होगी, एक एक करके हम बढ़ते ही जा रहे हैं, लंबी बात करेंगे। बाहर से लेके आप कोडरमा से हो गए, आप बाहर से लेके आ रहे हो,
मुझे 50 किलोमीटर का दूरी से ही आया। तो अप डाउन तो नहीं करते होगे ना, यहीं रहते हो? हैं, मतलब यहीं पर रहते मुझे ज़रा ये बताइए कि जैसे हर शहर में कोई एक दो इलाके होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा संख्या में रह रहे होते हैं, यहाँ वो कौन सा इलाका है? लालपुर है। लालपुर। और लालपुर में कमरे हम लोग का क्या रेट चल रहा है पीजी का और अलग से कमरा लेने का? पीजी का अगर ओवरऑल आपका खाना और रहने का देखा जाए तो 5,000 पड़ जाता है, 4 से 5,000। कहीं कहीं 5,000 कितने सीटर रूम का है? होता क्या है, रांची लालपुर का सिस्टम क्या रूम का बना हुआ है। आज के 10 साल पहले क्या था कि रूम जो था बहुत सस्ता था। भाई ये भी आप ही लोग के उससे जुड़ी बात है ना कि रहने के स्टूडेंट्स बाहर रूम से। का क्या सिस्टम था, पहले जो था रूम मिलता था 2-3 हज़ार रुपये में। आज क्या हो गया, 3 हज़ार में एक बेड बन गया है। 3 रूम का बेड है, 3 सीटर रूम है, उसमें एक बेड 3,000, 3,000 का बेड। खाना शामिल? नहीं, खाना अलग। मेस का 2700 से 3,000 मेस का लग जाता है। लाइब्रेरी का 1,000 खर्चा हो जाता है। अगर एक आदमी नॉर्मल रांची में रहे तो उसका 7 से 8,000 रुपये महीने में खर्चा हो जाता है। अगर कुछ खाए पिए नहीं तब, अगर लड़का कुछ खाने के लिए दूध लेना स्टार्ट करे तो 8-9 खर्चा हो जाएगा। और ये जो स्टेट लाइब्रेरी वगैरह है इनमें पढ़ने का क्या चार्ज है? देखिए वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आप कार्ड बनाइए और जाइए। स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी दोनों? हाँ, मैं स्टेट लाइब्रेरी का ही छात्र हो गया, वहाँ पे आप जाइए क्योंकि वहाँ पे गरीब जो भी छात्र है बहुत दूर दूर से वहाँ पे आते हैं ताकि वो सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड रहती है स्टेट लाइब्रेरी। आप भी आओ जरा बताओ, आप कहाँ रह रहे हो और आपका रूम कैसा है, कितने सीटर है, कितने रुपए खाना पीना में खर्च कर रहे हो, हर महीने घर से कितना पैसा मंगा रहे हो? भैया देखिए, मोटा माटी अंदाजा। जी हम लोग का टोटल खर्चा वही 10-12 हज़ार तक पहुंच जाता है। और रूम का जो है स्पेशली वो 3-3.5 हज़ार में रूम का खर्चा है। और हम लोग 3 लोग रहते हैं रूम पार्टनर, और काफ़ी दूर है शहर से, थोड़ा सा साइड में लेता हूँ ताकि सस्ता में रूम मिल जाए। तो इसकी वजह से कुछ पैसा बचाने के लिए, और राशन दाल जो है हम लोग वही गांव से मंगाना पड़ता है। और ये जो कोचिंग हब होगा यहाँ का, वो लालपुर से कितना दूर है? घर से कितना पैसा आता है? मेरा 8 साल से घर से पैसा ही नहीं आता है। मेरी बहन भी रहती है, ऊपर से बहन का भी पैसा नहीं आता है। हम लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ा के हम लोग अपना पेट को, तो कितना दुख तकलीफ में ये सरकार सुने हम लोग का, ये मैं बता रहा। घर से आप पैसा पढ़ा रहे हो नहीं आता। कोचिंग में? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। त्योहार पे एक शर्ट नहीं मिलता है, एक फटा हुआ जूता कौन सी दिख रहा है। क्लास तक को आप ट्यूशन पढ़ाते मैं 9, 10, 11, 12 का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं भी इधर बता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के यहाँ रह रहा हूँ करीब 5 से 6 साल से। होम ट्यूशन ही दे रहा हूँ स्टूडेंट को, तब हम लोग यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, जो हम लोग यहाँ छोड़कर चल जाना पड़ेगा। और उम्मीद है क्योंकि गार्जियन भी थक चुका है, क्योंकि वो तो नौकरी को ही जानेगा, क्योंकि वो लोग फार्मर है, तो वो लोग परेशान हो गए हैं, कब तक तैयारी करते रहो करते रहो। आप कौन से जिले से हैं? मैं लातेहार से आया हूँ, यहाँ कब से रह के तैयारी कर रहे हैं? 6-7 साल से यहाँ पे हूँ। और अभी ये लालपुर ना? नहीं, मोराबादी। नहीं, जो आप जगह बता रहे हो जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, लालपुर में ही आप? नहीं, मैं रातों रोड में रहकर तैयारी करता हूँ और वहीं से 7 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं बहुत देर से देना चाहता था कि सत्ता परिवर्तन ही इसका सॉल्यूशन क्यों है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चोर को एक बार चोरी करते हुए देख लें और उसे अगर आप जेल में नहीं डालते हैं तो उसकी मंशा अगली बार प्रबल और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उसे आप डालते हैं अगर जेल में तो अगली बार वैसा चोरी करने से सोचेगा। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर ये सरकार ने चोरी की है, 10,000 अगर आपने नियुक्तियाँ दी हैं झारखंड सरकार में, तकरीबन रघुवर दास ने 1 लाख दी थी, इसमें से 3,500 राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं। तो हम लोग संरक्षित नहीं है ना। ये स्टेट 24 साल पहले इसीलिए बनाया गया था। और अगर हम लोग वोट की ताकत समझेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो एक मैसेज जाएगा लोगों के बीच कि नहीं, युवा का भी एक रोल है, वो राजनीति में पार्टिसिपेट करेगी तो उनको संरक्षित करना पड़ेगा, उनके एग्जाम को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं वोट फॉर चेंज, युवा जागरूकता अभियान। और पता है ग्रुप सी डी हर स्टेट में लोग रहता है, लेकिन हमारे झारखंड में क्या होता है, जितना यहाँ झारखंड के लोग नहीं नौकरी लेते। एक एग्जाम हुआ था CHO का, वहाँ करीब 250 जनरल का था, जिसमें 150 सिर्फ राजस्थान के ही थे। ऐसा होता है, लेकिन हो चुका है अभी। हाँ, तो ऐसा हर हमारा स्टेट में क्या है ना, ओपन फॉर ऑल हो जाता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी, ए भी तो खुला ही रहता है। इस परीक्षा का नाम बताइए। CHO का एग्जाम हुआ था जो मेडिकल से, हम लोग तो नहीं दिए, लेकिन जो लोग ये इस परीक्षा को लेकर अभी हम कई और जगहों से चुनाव यात्रा करते हुए आ रहे हैं। कई छात्रों का ऐसा आरोप है कि इसमें जो है अन्य राज्यों से जो छात्र परीक्षा देने आए थे उनका ज़्यादा नंबर में सिलेक्शन हुआ है। इसको लेकर इसके आधार पर स्थानीयता और यहाँ के जो रोजगार हैं वो यहाँ के युवाओं को देने की बात यहाँ के तमाम, सिर्फ रांची या किसी क्षेत्र विशेष कर नहीं, झारखंड में भी एक बड़ा मुद्दा है कि रोजगार जो है वो स्थानीय युवाओं के लिए होना चाहिए, स्थानीय ही होना चाहिए। जिससे जुड़ता है आप लोग का खतियान का मुद्दा 1932। बताइए इस पे आप लोग युवा क्या सोचते हैं? जी सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे स्थानीय नीति अगर सही से, अगर हम लोग का अगर नेता लोग को अगर नीति का सही से बोलता,
चाहे बनाता, तो इससे क्या होता, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलता। अगर नीति अगर हम लोग को सरकार अगर नहीं बनाती है सही से नीति, इस कारण हम लोग का हाल ये हाल है। आप देख ही सकते हैं, अगर हम लोग का जो भी नेता है, मंत्री है, इन लोग का कोई भी नियत में एकदम सही नीति नहीं है। कितने प्रतिशत रोजगार झारखंड के युवाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए? आप लोग क्या मांग रहे, क्या सोचते हैं? सर ऑलमोस्ट 75% तो हम लोग के लिए आरक्षण रहना ही चाहिए। 75% रिजर्वेशन जॉब्स में। हाँ सर, एक बात ये मैं कहना चाहूँ, झारखंड बहुत लेट से बना है सर। हम लोग का विकास कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो बिहार से बिहार में लगा हुआ था। अब बिहार में ऐसा था कि वो सर ऊपर का जो क्षेत्र है, जो बिहार मेन एरिया है, उस एरिया में डेवलपमेट होता था। यहाँ से माइंस ले जाते थे, जो भी मिनरल्स है वो ले जाते थे, अपना प्रॉफिट होता था। इस एरिया पे कभी ध्यान नहीं दिया गया सर। तो हम लोग सर इनिशियली कुछ ईयर्स में वो एक अपॉर्चुनिटी मिली जाए। खतियान के मुद्दे को जरा एक कोई व्यक्ति डिस्क्राइब करे। खतियान का मुद्दा है, और उसमें जो ग्रुप ए लेवल का जॉब होता है, जैसे जेपीएससी हो गया, तो उसमें वो अप्लाई होता है जो आप बोल रहे हैं, जिसमें बाहरी और अंदर का जो मामला है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो सी और डी में है, उसमें जो स्थानीयता का होना चाहिए और उसमें लोकल लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, सभी में स्थानीय एकदम लागू होना चाहिए, नहीं तो युवा कोई भी वोट नहीं देगा। जितना भी नेता है सभी को खुल कर सुन ले। आगे आओ। हाँ, बोल रहे हैं कि जितना भी नेता है सबको अच्छा से ध्यान दे लीजिए। अगर स्थानीय का अगर मुद्दा आपको लोग को लगता है कि ये सही नहीं है, तो एकदम वोट नहीं करेगा। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं युवा एकदम माइंड में सेट बैठा लिए हैं, कोई नहीं देगा वोट। झूठी सरकार है सर ये। कोई वैकेंसी सब बाहरी वालों को दे दिया। 3rd और 4th ग्रेड में कम से कम मिलना चाहिए यहाँ के लोकल लोगों के लिए। नहीं, जेएमएम की सरकार जब आई थी तो यही विश्वास दे के आई थी स्टूडेंट को कि यहाँ के लोगों को मिलेगा नौकरी, सी और डी के लिए भी मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नियमावली बना नहीं। नियमावली बना भी तो वो कोर्ट में रद्द हो गया, और 60-40 यहाँ पे ओपन टू ऑल सी डी के लिए भी हो गया। सरकार ने कहा कि सी और डी जो नौकरियाँ हैं वो यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, या बैरियर कुछ ऐसा दिया जाएगा कि बाहर के लोग रुके और यहाँ के लोगों को। लेकिन सरकार का, हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 4 साल से तो कुछ नहीं, अभी एक मैया सम्मान योजना लेके आई है 1000। एक बच्चे को जब आप एक रोज़गार देते हैं, उसे 25 से 50 हज़ार की सैलरी मिलती है, ठीक है सर, और उसमें उसका पूरा परिवार चल जाता है। 1000 में उसको क्या होगा? अच्छा, जहाँ तक स्वरोजगार के मुद्दे की मैं बात कर रहा था, मैं मुख्यमंत्री आवास भी गया था एग्ज़ाम को करवाने को लेकर। जब पेपर लीक हो गया तो उसके बाद वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे ओएसडी साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे सामने मैंने लेटर वेटर रखा, तो वहाँ पे एक बंदा आया था सर, ठीक है, और वो स्वरोजगार के लिए मतलब फंड वगैरह मिलता, अपना कोई भी आप काम धंधा शुरू कर सकते हैं, उससे एप्लीकेशन दे के रखा था कि सर मेरे पास अभी तो पैसा नहीं आया है। फिर वो आदमी कॉल करता है और बोलता है कि इनका क्यों नहीं आया है। जानते हैं सर, जितना आंकड़ा दिया जाता है कि इतना इतना कोटा है कि हमको इतना को स्वरोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराना है, 8 से 10 गुना ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आ चुका है। सरकार नहीं बताती है बेरोजगारी सर। आप ना स्वरोजगार से इसको ठीक कर पा रहे हैं और ना रोजगार दे पा रहे हैं। स्वरोजगार आएगा कैसे? पहले आप समझिए कि झारखंड का बना हुआ 24 साल हो गया। एग्ज़ाम्स कितने हुए हैं? जेपीएससी 8, जेएसएससी 1। ऑफिसर्स कहाँ से आएंगे? अब जब ऑफिसर्स नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? काम नहीं करेंगे तो यहाँ में मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इफेक्टिवली कैसे चलेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? जो भी प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, तो सारी चीज़ें पेंडिंग में जाती हैं। तो ना तो इसमें स्वरोजगार हो सकता है और ना गवर्नमेंट इसमें एम्प्लॉयमेंट दे रही। अभी 3 लाख के आसपास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली हैं। अब 3 लाख जो मैन पावर, नंबर आपको कहाँ से मिला? वो आप देख लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा, वेरियस डिपार्टमेंट से अवेलेबल है। 2 लाख बीजेपी वाले ने खुद दिया, 2,87,000 ये दिया है। तो ये डाटा पूरे तरह का खाली है। बीजेपी तो डेटा देगी, हाँ, वो उनका डाटा है, और इससे ज्यादा खाली है। हम लोग बोल रहे हैं ये 2,87,000, तो वो उनके तरह आंकड़ा आया है, तो इतना तो है ही है। इसके अलावा भी और भी अभी लल्लन टॉप जॉब और इससे जुड़े जो पोस्ट खाली हैं उसके नंबर्स को लेकर कोई पुष्टि अभी नहीं कर रहा है। युवाओं के अपने कंसर्न है, उस पर बात जारी है। मेरा कहना है कि इतना भी अगर सरकार 2 लाख भी दे दे ना, यहाँ पर जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं ना, सभी की नौकरी लग जाएगी, जो भी तैयारी करे सालों साल से। लेकिन सरकार को है 10,000 भी इस 5 साल में सरकारी नौकरी नहीं दी है। अगर दी है तो जुड़वा दे। अभी यहाँ ऐसा गवर्नमेंट नियम बनाया, मतलब जो भी नियम है, जो भी धांधली बोली है, जो कही है। मेरा बहुत सारा दोस्त जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करता था, झारखंड के लिए पढ़ता था, अदर स्टेट का, वो सारा जब यहाँ बिहार में 1 लाख पोस्ट आया तो सारा वहाँ चला गया। 10-15 लोग का सिलेक्शन हो गया बिहार में। और हम लोग का एरिया से, मैं पलामू गढ़वा से हूँ, उस एरिया में शायद मतलब हर एक 2-3 गाँव में एक ऐसा गाँव मिल जाएगा जहाँ से कोई ना कोई बच्चा जाकर बिहार में नौकरी कर रहा है और टीचर वाले वैकेंसी में।
सोचिए, झारखंड में सीजीएल 2015-16 में आया, बिहार में आया 21-22 के आसपास, वो 23-24 में उतना बड़ा राज्य 12-13 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य जो है एग्जाम लेकर के कंप्लीट करा देता है वैकेंसी, और हमारा 3 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य जो है 8 साल में एग्जाम सही से नहीं ले पा रहा है। सुबह झारखंड का किताब 600 पेज का होता है, उसको हमने 20-30 बार पढ़ लिया है। मतलब लगता है कि हर एक चीज़ की अभी सपने में ना फूलो झानू और सिद्धू कानू आ रहे हैं तीर लेकर के लड़ाई करने के लिए, ऐसा लगता है। इस कंडीशन में चला गए हैं। अब दो चीज़ें पर हम थोड़ा और विस्तार से, 3 चीज़ बल्कि, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, पहले तो मुझे ये बताइए कि अभी हम लोगों ने स्थानीयता और खतियान के मुद्दे पर बात की, लेकिन आपके यहाँ की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का दावा है कि हम खतियान पर एक बिल लेकर आए हैं और हमने पास भी कराया, और ये बिल जो है दिल्ली जाकर अटका हुआ है। बल्कि वो खतियान के साथ सरना धर्म वाले बिल का भी नाम लेते हैं, लेकिन अभी हम खतियान देखिए बात ऐसा है ना, जान के सब आपस में लटकाने का अटकाने का। उन्होंने कहा कि 1932 पास नहीं हो सकता है, खुद उन्होंने कहा। फिर 1932 का क्या जरूरत था उसको पास रहे, जान रहे कि आपस में उलझा के ही रखेंगे यार, ये नौकरी इससे नहीं मिलेगा छात्रों को। वो विधानसभा में हेमंत सोरेन जो हमारे अभी सीएम थे, उन्होंने विधानसभा में खुद बोला कि 32 पे स्थानीयता बनाना मुश्किल है, वो नहीं बना सकते हैं। तो फिर वो कैसे बना के भेज दिया? आप नहीं बोलते हैं कि ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। आप खुद बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है और खुद बोलते हैं हमने बना के भेज दिया है, तो अब हम लोग क्या समझे इसको? और अगर आपने बना के भेजा है, गवर्नमेंट रोक रही है, तो आप कोर्ट में जाइए। जैसे एलजी कोई प्रॉब्लम करता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी जो झारखंड की हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत बोलते हैं कि मैया योजना 1000, तो झारखंड का कुछ एक बजट होती है, और इससे बोले मेरी सरकार आ रही है या तो आएगी जो, तो मैं 2500 दूंगा, और 50,000 मैया को, तो 50,000 मैया इंटू 2500, 50 लाख इंटू 2500। एक बात बताइए, तो क्या आपने उत्तर प्रदेश की फ्री राशन योजना का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फ्री राशन योजना का नाम सुना? जी। आपने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का नाम सुना? सुना हूँ। अब आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं, हमारे क्या झारखंड के हम लोग का बजट में, झारखंड के बजट में क्या उतना पैसा है? 50 लाख इंटू 2500, इतना पैसा है हमारे बजट का। मैं जो डेटा पढ़ता हूँ, टोटल जीडीपी का ग्रोथ। क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि अगर वो भी सरकार में आते हैं तो वो भी गोगो दीदी योजना के तहत पैसा देंगे? ये सब देख, सबसे पहले कोई भी पार्टी कोई भी योजना को ला रही है, कोई भी ये चला रही है, फ्री का कल्चर है, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ गए ना कि ये जो कल्चर, मैं कोई भी ये चुनावी प्रलोभन है। ये 2-3 महीना पहले मैया सम्मान योजना का सरकार की मंशा होती है उनकी लाने की, 5 साल पहले ही लाते हैं, अभी 3 महीना पहले क्यों? मैंने जो सवाल किया वो भी समझ गया ना। गोगो दीदी योजना, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, दिल्ली की योजना है, दिल्ली की मुफ्त जो बिजली पानी की योजना है, कम पैसे में बिजली पानी मुहैया कराने की, उस पर भी सवाल उठते हैं। ये तो सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में गोगो दीदी। सर, ये जो फ्री बीज का जो कल्चर चला हुआ है ना, जो मुफ्त में बांट देना है, तो उसका बर्डन किस पे जाता है? उसके बाद आप बोलिएगा कि नहीं सो हमारे ट्रेजरी में पैसे नहीं है इसलिए हम जो प्रोवाइड नहीं कर पाते। मतलब मैं आप लोग का ध्यान बस इस बात पे दिला रहा हूँ कि अगर ये गलत है तो हर राज्य में गलत वो है, हर जगह पे है। तो जो गलत है वो हर जगह पे। अब मान लीजिए वो यूपी वाला कर रहा है, एमपी वाला कर रहा है, करके यहाँ भी करेगा तो हम लोग शांत नहीं ना बैठेंगे सर। ये तो हमारे हिस्से का जो कुछ भी है रिसोर्सेज को बांटा जा रहा है ना। हिमाचल प्रदेश की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर सरकार आने से पहले बोली कि मैं इतना दूंगा। आज 2 साल पहले, आज 2 साल में गवर्नमेंट जॉब को खत्म कर दिया गया, दिवालिया हो चुका है हिमाचल गवर्नमेंट इसी योजना के लिए। तो ये सब नहीं चाहिए, ये सब ठगने के लिए लाती है। कोई भी सरकार लाए, बीजेपी लाए, जेएमएम चाहे, आजसू लाए, आरजेडी लाए, कोई भी ठगना की सरकार चाहिए। इनका जो तात्पर्य है वो इस बात से है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बीते कुछ महीनों में, तमाम आपने खबरें पढ़ी होंगी कि एक आर्थिक संकट से जूझ रही है कथित तौर पर, तो उसको ही संदर्भ लेकर ये हिमाचल की बात कह रहे थे। बीच में संदर्भ बताने पड़ते जी। तो हिमाचल प्रदेश जब दिवालिया हो सकता, क्या पता हमारा झारखंड। मेरे पास एक डाटा है, झारखंड गवर्नमेंट का जो बजट है वो डाटा सोर्स के साथ बता रहा हूँ मैं। आप इकोनॉमिक सर्वे या झारखंड का बजट उठा के देख लीजिए। झारखंड का जो बजट है वो 1,28,000 करोड़ का है, जो इस साल आया था। और जो हमारा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हर एक साल 13% बढ़ता है। यानी अगर जो अगला साल आएगा टर्म, तो हमारा 1,45,000 करोड़ का आसपास बजट जाएगा। मैया समर योजना में क्या है कि जो पहले पुराना डाटा था, जब 21 से 50 साल तक का था, तो उसमें 453 करोड़ हर एक महीना खर्चा होता था। उस अनुसार 8,000 करोड़ का खर्चा होता है। जो नया डाटा देंगे ये लोग, 5500 करोड़, सॉरी, नया जो देंगे उसके अनुसार कितना होगा? 2.5 गुना बढ़ा रहे हैं। अगर उससे 16,000 करोड़ जाएगा। ये सिर्फ मैया सम्मान योजना का है। उसके बाद 50 से जो 100 साल की पेंशन का योजना है, उसमें कितना खर्चा होगा? दोनों आंकड़ा अगर मिला लेंगे तो हम लोग यहाँ 2500 रुपये जैसा डिमांड था, जो दिव्यांग है वो 10 लाख उनका आबादी है, वो पहले से मांग रहे थे 2500 दीजिए। उसके अनुसार अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, जो सर्वजन पेंशन योजना है जिसमें 50 साल या 60 साल के अबव का दिया था बुजुर्ग लोग का, तो हमारा कितना 50,000 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा बजट इसमें, इस स्कीम में। सोचिए, जब जिसका 1,45,000 करोड़ बजट है, खर्चा टोटल बजट है झारखंड का, अगर वो 50,000 करोड़ इस पर खर्चा करेगा तो कहाँ से दे पाएगा? मतलब मैं ये मानूं कि यूथ जो है
वो फ्री बीज के आप सोचिए सर, आप खुद सोच के देखिए, एक फ्री बीज में फ्री बिजली, फ्री पानी, बेरोजगारी भत्ता। हम लोग पे कर लेंगे उसको। हम लोग को मैया सामान योजना नहीं चाहिए, ना गोगो दीदी, ना हम भैया लोग को सिर्फ नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। फ्री वाला मुद्दा नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है। कोई भी सरकार आती है तो फ्री चीज़ नहीं बांटना चाहिए, सीधी सीधी बात। अगर इसे बजट में हम लोग का जो झारखंड का जो बजट निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? देखिए, आप पैसा कहाँ से क्या है कि जैसे कांग्रेस ने ये नरेगा बनाया, तो उसमें कम से कम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो रहा है, उसके थ्रू पैसे जा रहे हैं, तो वो एक अच्छा है कि चलो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। आप अभी 2500 रुपये एक इंसान को देंगे, एक लेडीज़ को देंगे घर में, अगर 5 लेडीज है तो कितना हो जाएगा उनका, समझ रहे हैं ना? तो इतना पैसा अगर एक घर में जाएगा तो वो लोग काम क्यों करेंगे फिर? एक तो वो लोग, आप ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको काट रहे हैं, वो आपके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एक नुकसान यहाँ पे भी है। और इतना जो बर्डन लेके चल रहे हैं आप अपने बजट पे, तो बाकी काम आप कैसे कीजिएगा? बाकी और भी तो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात और समझाइए। आप लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी, हाँ, तो अभी एक मुद्दा बड़ा आपके पास का ही राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पे खूब अभी वाइब्रेंट मुद्दा है यूपी PCS का। और इसमें एक चीज़ को मुझे आप लोग समझाइए, मार्क्स नॉर्मलाइज कर, ठीक है, इसको लेके इसके इर्द गिर्द यूपी में तमाम विवाद हैं, ये क्या होता है और आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, जरा मुझे ये भी बताइए। देखिए, पहले तो मैं झारखंड के संदर्भ में कहूँगा, अभी एक टीचर का एग्जाम हुआ था सर, ठीक है, यूपी में इसका विवाद चल रहा है, पता है ना, आप लोग तो इससे जुड़े हो। और उस एग्ज़ाम में यहाँ पे धांधली समझिए क्या हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, जो एग्ज़ाम पास किया लड़का, उसको रॉ और नॉर्मलाइजेशन दोनों मार्क्स दिया गया। पहले बिल्कुल आसान शब्दों में बताइए, मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होते हैं? देखिए, जो कौन समझाएगा? मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा। जब इसके लास्ट टाइम में जब NTPC रेलवे का एग्जाम आया था, तो गवर्नमेंट रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1 करोड़ फॉर्म पड़ा था, सबको पता है। तो वहाँ जो फॉर्मूला लगाया था नॉर्मलाइजेशन का, अगर वो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं कहीं पे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लगाए थे कि अगर आज 100 लोग एग्जाम बैठ रहे हैं। पहले मतलब समझाइए, मार्क्स नॉर्मलाइज करना क्या होता है, आप बताएंगे। नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होते हैं और रॉ मार्क्स क्या होते हैं? बता रहे। नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट हो नहीं पाते हैं, हमारे कुछ दिन लगते हैं, शिफ्ट लगते हैं। तो जिस शिफ्ट का अगर टफ पड़ा और किसी शिफ्ट में आसान इजी हो गया, किसी में मॉडरेट हुआ, तो टफ वाले को नुकसान ना हो, इसीलिए उनका मार्क्स को बढ़ाया जाता है। इजी एक एवरेज शिफ्ट लिया जाता है, मॉडरेट शिफ्ट, इजी वाले को थोड़ा मार्क्स कम कर दिए जाते हैं और टफ वाले को मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं एक रेफरेंस लेके, और एक एवरेज किया जाता है। और उसका एक फार्मूला भी है जो JSSC और JPSC में भी दिए हैं, तो बस उसी को लेके, ताकि किसी विशेष शिफ्ट को फ़ायदा ना पहुँचे। ठीक है, आप अपनी बात आगे। मैं बोल रहा था, तो जब लास्ट टाइम ग्रुप डी का आया था वैकेंसी, तो उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट NTPC वाली, NTPC और ग्रुप डी दोनों साथ में आया था। तो NTPC के टाइम तो शायद नॉर्मली जो फॉर्मूला था वही लगा था। जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो 1 करोड़ लोग एग्जाम दिए थे, उसमें से कुछ को फिजिकल के लिए बुलाना था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ जो फॉर्मूला लगाती है, अगर वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हर एक जगह हर एक एग्जाम में रेलवे नया नोटिस निकाल के वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या फायदा होता है कि वो परसेंटाइल बेस्ट करती है। अगर एग्जाम में 100 लोग बैठा है, 90 लोग का मार्क्स जो है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का पेपर है, अगर 80 नंबर आ रहा है, तो वहाँ से अगर 80 आज का आया, तो जो टफ पेपर वो सबके लिए हुआ, तो 80 जो लाया वही अच्छा बेस्ट होगा, वही 80 ला पाएगा लगातार। तो वही नेक्स्ट डे का भी दिखता है, मतलब 80 लोग लाए, उसका 100% चला गया, फिर अदर डे दिया, उसका 100% गया। तो इस तरह से अगर रिजल्ट बनता है तो दोनों के लिए बराबर पड़ जाता है, जो तेज होता है वही होता है। फिर कंपटीशन सिर्फ हमारा उस दिन के लिए होता है, ना कि अदर डे का होता है। और जो बाकी जो फॉर्मूला यूज़ करता था, जैसे कि यहाँ का यूज़ हुआ, अब यहाँ क्या हुआ कि 300 में 297 आ रहा है नॉर्मलाइज करके, ये कौन सा सिस्टम लाया पता नहीं चला कि 3 नंबर कैसे कम आया, 335 देना चाहिए था बल्कि 297 के बजाय। तो ये उसका प्रभाव नहीं पड़ता अगर ये परसेंटाइल बेस्ट होता तो। अब पहले तो कोई भी आयोग जो है वो अपना फॉर्मूला निकाल के कैसे नॉर्मलाइज मार्क्स निकालते हैं, होता है कि पता नहीं चलता है नॉर्मलाइज बढ़ता कैसा है। जिसका 100 नंबर आ रहा है उसका चल रहा है 500, जिसका 500 आ रहा है उसका चल रहा है 200। ये क्या क्रिकेट के DRS टाइप हो गया क्या? डकवर्थ लुईस टाइप, DRS टाइप। मैं सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम लिखता हूँ, रेलवे भी लिखता हूँ, लेकिन रेलवे ने SSC जो सेंट्रल लेवल की होती है और JSSC कंपेयर, JSSC आज तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देती है, रो मार्क्स कभी नहीं देती है। SSC सेंट्रल CGL रो मार्क्स भी देती है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देती है। रेलवे रो मार्क्स भी देती है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देती है। बट मेरा क्वेश्चन है JSSC से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से और झारखंड सरकार से भी क्वेश्चन है कि जब बच्चे का नंबर दिया जाए तो आपके पास रो मार्क्स भी होगा और विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा, तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मेरा झारखंड सरकार से क्वेश्चन है। और कुछ भी जारी नहीं होता, इसलिए नहीं जारी होता क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सेटिंग से ही जो एग्जाम जाता है। बता दें CGL में तो यहाँ तक है कि नेपाल जैसे जगह में लोगों को रटवाया गया रात भर। नेपाल, काठमांडू, आसनसोल और भी तरह तरह के यहाँ पूरे खबरें हैं।
छात्रों के आरोप हैं उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर जो है इन दिनों प्रयागराज आसपास की जगहों पर तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2 पाली में परीक्षा नहीं करवानी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? परीक्षा 1 पाली में होनी चाहिए। वही मुद्दे यहाँ पर भी युवा उठा रहे हैं। जो है ना, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी उसी से एग्जाम का NTA सब हम लोग TCS इस सब से अगर कराया जाता तो ये स्थिति नहीं होता। लेकिन आरोप तो NTA पर भी है। खैर, आपने अभी एक और परीक्षा का नाम लिया था जो आपने इस साल दी, सिपाही भर्ती, दौड़ लगाई थी? बिल्कुल, मैंने दौड़ लगाया, दौड़ को निकाला भी, लेकिन मेरी स्थिति जो है नाजुक हो गई थी दौड़ने के बाद। बता दे रहे कि मैं रात सिपाही भर्ती की परीक्षा इस साल उत्तर प्रदेश में हुई थी, बताइए, जानकारी दीजिए उसके। मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो दौड़ है ये करेक्ट कर देता हूँ मैं। सिपाही भर्ती की परीक्षा इस साल झारखंड में हुई थी। इसके बारे में आपने बीते दिनों 2-3 महीने पहले अखबारों में भी खूब पढ़ा होगा। अलग अलग जिलों में दौड़ लगवाई गई थी जिसमें कई छात्रों के अलग अलग जगहों से मृत्यु की भी खबर आई थी जो वहाँ पर फिजिकल एग्जाम देने हुए पहुंचे थे। आप भी फिजिकल देने पहुंचे थे? बिल्कुल, मैंने पहुंचा था। और ये पहले हर बार क्या होता था, पहले एग्जाम रिटर्न हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पहले दौड़ हुई। दौड़ में क्या हुआ, करीब जो है स्टूडेंट जो है करीब 3.5 लाख ऐसे करके दौड़ते हैं। इसमें क्या हुआ, रात को 11 बजे से लाइन लगता है और 3 बजे हम लोग एंट्री कराया जाता है। दिन का 11 बजे मैंने दौड़ा। और कोई यहाँ पे ना रोड मैप है ना कोई ट्रैक है, ऐसे मतलब पहाड़ पर्वत। कहाँ फिजिकल हुआ था आपका? मेरा तो और कोई सिपाही भर्ती वाला है? आगे आ जाइए। और मैंने तो रांची के रिंग रोड में दिया था, वहीं पे फोर्स की है STF के, तो वहीं मैंने दौड़ दिया था। तो रात 12 बजे अगर वहाँ अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा था और सुबह दौड़ लगवाई जा रही थी, इस बीच क्या चल रहा था? सर वहाँ कोई सुविधा नहीं थी और जो भी सुविधा होनी चाहिए मूलभूत सुविधा नहीं थी। एक लाइन से सबको लाइन में लगाया जा रहा था और जैसे 6 बज रहा था सबको दौड़ने के लिए चालू कर दे रहा था। जी हम भी दिए थे। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम, मेरा सेंटर था जगुआर रांची, यहीं पे पड़ता है। तो वहाँ हम सुबह को ऐसे पहुँचे थे नॉर्मल, और सेम वैसे उसी तरह से जिस तरीके से हम लोग को ग्राउंड ले जाया जा रहा था वैसे ले जाया जा रहा था। फिर चिप लगाया जा रहा था। रात की भीड़ से सुबह था। देखिए, मैं सुबह हम लोग रात में इसलिए जा रहे थे, एंट्री तो थी 4 बजे 5 बजे ऐसे एंट्री कराया, इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम जल्दी, क्योंकि हर एक दिन 2-2 हज़ार लोगों को दौड़ाया जा रहा था। हम लोग चले जल्दी जाके वहाँ जल्दी दौड़ लेंगे क्योंकि धूप में ना दौड़े। तो वहाँ क्या होता था, वहाँ लगते थे लाइन रात को, फिर 2 बजे 3 बजे एंट्री कराती थी। एंट्री कराने के बाद 10 बार हम लोग उठाया बैठाया जाता था, पेपर चेक किया जाता था, इधर उधर ले जाया जाता था। उसके बाद पहले गर्ल्स को दौड़ाया गया, उसके बाद हम लोग का टाइम आते आते 11 बज गया दिन का, और कोई तो 2 बजे तक दिन का दौड़ा है। उसके बाद तो थोड़ा एग्जॉस्ट करने वाला अनुभव है। आप 10-12 घंटे लाइन में लगो, फिर उसी से पूरा एनर्जी मेरी डाउन हो गई। मेरे साथ मेरा भाई भी था, लेकिन वो दौड़ नहीं निकाल पाया, वो बाकायदा गिर गया। मेरा बड़ा भाई भी था साथ में, वो दौड़ नहीं निकाल पाया। मैं तो जैसे तैसे मैं भी दिया था। सरकार की कैसी विडम्बना है देखिए। पहले पलामू एडमिट कार्ड, मेरा एक्साइज कांस्टेबल में 3 बार एडमिट कार्ड आ चुका है। सबसे मेरा 6 तारीख को था पलामू पे। सरकार जब बच्चे हमारे 20 माह के 20 हमारे भाई शहीद हो गए, मैं शहीद का दर्जा देता हूँ, तब सरकार ने, झारखंड सरकार ने नहीं पोस्टपोन कर दिया। फिर मेरा एडमिट कार्ड आया वहीं का पलामू का, फिर मैंने दिया गिरिडीह सबसे लास्ट में। गिरिडीह में मेरा दौड़ था पुलिस लाइन पे, मुझे 3 बजे एंट्री किया गया और दौड़ाया कब बजे 8 बजे। मैंने दौड़ निकाला 51 मिनट 32 सेकंड्स में। और मेरे भाई मेरे देखते देखते गिर रहे हैं, यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा है बच्चे लोग, एम्बुलेंस घूम रही है। डर मुझे भी था क्या मैं भी आज शहीद ना हो जाऊँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बोला कि शहीद नहीं होना। वहाँ पर ना कोई एम्बुलेंस था, तो जैसे तैसे था, ऐसे कोई गिर जाना तो एक कैसे बोरा को कोई सामान को फेंक दिया जाता है, उस तरीके से वहाँ जो स्टूडेंट है दौड़ के। देखिए, ये पहले एग्जाम रिटर्न पहले होता था, लेकिन अब पहले दौड़ करा दिया, ये जो संभव नहीं था। लेकिन सरकार जो है हड़बड़ी में, जो चुनावी वर्ष था इसलिए उन्होंने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। सरकार की कैसी है, कोई भी फिजिकल होने से पहले पूरे उसके ऑल पार्ट्स को चेक किया जाता है, BP सब कुछ चेक किया जाता है। कोई चेक नहीं, बच्चे क्या प्रॉब्लम है, क्या लेके आ रहे हैं, कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई नहीं। सरकार की मेडिकल व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब मुझे गिरिडीह में देखा जाए कि एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, मैं कुछ हो जाता रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होंगे। ठीक है, ये तमाम आरोप हैं। सिपाही भर्ती के बारे में बीते दिनों खबर भी छपी थी और वहाँ पर अलग अलग छात्रों के जो वहाँ फिजिकल देने पहुँचे थे क्या अनुभव है वो हमसे साझा किए। एक बचा हुआ पॉइंट सर, ठीक है, क्या पेपर जो लीक CGL का है, पेपर क्वेश्चन रिपीट का क्वेश्चन, कि आप मत दीजिए क्वेश्चन बच्चों को कि पेपर दे दिए लीक हो गया, नहीं, आप सिर्फ बता दीजिए कि 2018 का Tier 2 का ये 100 क्वेश्चन में से आ जाएगा, 2022 का Tier 2 का ये 100 क्वेश्चन में से आ जाएगा, बस इतना बता दीजिए पेपर लीक हो गया। 60 से 70 क्वेश्चन रिपीटेड था सर, रिपीटेड क्वेश्चन था और एक जगह से था 2023 का। और यही JSSC जो कमीशन है ये खुद रूल बनाया था कि 2 साल का क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जबकि 40 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन हूबहू रिपीट का बात नहीं है, कट कॉपी पेस्ट मारा है, कट कॉपी पेस्ट मारा 72 क्वेश्चन इसी तरह से।
और जो क्वालिफाइंग पेपर था, पेपर 1 था, जैसे कि हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सब्जेक्ट था, मगर पेपर ऐसा था कि हम लोग हिंदी नहीं बना रहे, इंग्लिश बना रहे हैं। बताइए, इतना टफ पेपर था कि हालत ख़राब हो गया। 2 घंटा का समय मिला था हम लोग को। यूपीएससी सीसेट का कोई पेपर था, वो आया था। हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी हमसे नहीं बन रहा, पढ़ते पढ़ते समय बीता जा रहा है, मगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, आंसर खोज रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग इंग्लिश में जंप किए तो इंग्लिश से क्वेश्चन बनने लगा। हम लोग सोचने पड़ गए कि ये क्वेश्चन कहाँ बनाए हैं, कौन सा एक्सपर्ट इन लोग को उठाए हैं जो इतना टफ क्वेश्चन सेट किए हैं। ठीक है। जब बच्चों ने इसका आरोप लगाया कि आप 2 साल का क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते, आप खुद रूल बनाया है, जब बच्चों ने ये आरोप जैसे लगाया वो अपने वेबसाइट पे ये रूल हटा देते हैं। ठीक है, आपने रांची के तमाम युवाओं को सुना। परीक्षाओं को लेकर और रोजगार को लेकर सबकी अपनी अपनी शंकाएं हैं, अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने सवाल हैं। रांची में, सिर्फ रांची में नहीं, पूरे झारखंड में बीते दिनों जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर छात्रों की शंकाएं सामने आई हैं वो है JSSC CGL। इस पर हमने विस्तार से बात की। कुछ महीने पहले की ये बात है कि सिपाही भर्ती वाली खबर आई थी, जो हमने जिक्र करा कि वहाँ पर फिजिकल के जो देने अभ्यर्थी पहुँचे थे उनको तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ा और कई अभ्यर्थियों की इस दौरान मौत भी हो गई। इसको लेकर भी उस समय काफ़ी विवाद हुआ था, इस पर भी हमने विस्तार से बात की। परीक्षाओं में और रोजगार में अनुशासन भंग की जो समस्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा हो, अलग अलग सरकारों के स्तर पे परीक्षा हो, ये हर जगह सामने आती है। अभी भी लल्लन टॉप की एक टीम प्रयागराज पहुंची हुई है, जहां यूपी PCS की परीक्षा को लेकर छात्रों की जो शंकाएं हैं उसको वो जिस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन करके सामने रख रहे हैं उसको कवर कर रही है। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में RO समेत तमाम पेपर लीक हुए, जिस पर बड़े सवाल उठे। राजस्थान का हमने जिक्र करा, वहाँ भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा कि सरकार में ही आपसी मतभेद सामने आए। अशोक गहलोत पर सचिन पायलट ने इसी मुद्दे को लेकर बड़े आरोप लगाए थे। और भी आप किसी भी स्टेट का नाम उठाकर देखेंगे, सेंट्रल एजेंसियों की परीक्षा उठाकर देखेंगे, सब जगह तमाम परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अनुशासन भंग की समस्या बार बार सामने आती रही है। छात्र हित सुनिश्चित हो, ये ऐसी उम्मीद रखी जाती है। अब चुनाव यात्रा लल्लन टॉप की जारी है, आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।